भागीरथी गांव में पूर्वी अपनी सास सुषमा के साथ रहती थी। पूर्वी की शादी को अभी 2 महीने ही हुए हैं। उसका पति प्रवेश शहर में दिहाड़ी मजदूरी का काम करता है। शादी के महीने भर बाद ही प्रवेश शहर काम के लिए लौट गया, जबकि पूर्वी गांव में ही अपनी सास सुषमा के साथ रहने लगी। एक रोज, अरे करम चली, ना जाने वो कौन सा मनहूस समय था जब मैं अपने बेटे के लिए तुझे ब्याह कर ले आई। तेरी माँ ने तुझे खाना तक बनाना नहीं सिखाया। ना तो सब्जी में नमक है और ना रोटी गोल है। पता नहीं कहाँ से हमारे पल्ले पड़ गई। सुषमा अपनी बहू से कभी खुशी नहीं रहती थी। वो हमेशा उसे किसी न किसी बात के लिए ताने देती ही रहती थी। पूर्वी एक गरीब परिवार से थी। वो शादी पर अपने साथ कुछ भी दहेज नहीं लाई थी। सुषमा उससे घर के सभी काम लेती। फिर भी सुषमा पूर्वी को कभी उसकी गरीबी के लिए ताने देती तो कभी उसके बनाए हुए खाने में नुक्स निकालती। बेचारी पूर्वी इन सब से बहुत दुखी रहती थी। और फिर एक दिन, अरे नास पिटी, ये तूने कैसा खाना बनाया है? सब्जी जली हुई है और कच्ची रोटियां हैं। तेरे मायके में खाते होंगे ऐसा खाना। मेरे यहाँ तो नहीं चलेगा, समझी? चल निकल जा मेरे घर से। माँ जी मुझे घर से मत निकालो। मैं सच में अब अच्छा खाना बनाना सीख लूंगी। पहले तू अपनी माँ से खाना बनाना सीख, उसके बाद ही मेरे घर आना, समझी? बेचारी पूर्वी रोते हुए अपने मायके जाने लगी, लेकिन उसका घर काफी दूर था। पैदल चलते चलते वो काफी थक गई। फिर वो एक पेड़ की छांव में बैठ गई। उसे चलते चलते काफी जोरों की भूख लगने लगी। मुझे तो बहुत जोरों की भूख लगी है। अभी तो मायका बहुत दूर है। वहां पहुंचते पहुंचते तो मेरी हालत खराब हो जाएगी। मेरे पास तो पैसे भी नहीं है। काश कि मैं अपने साथ कुछ खाने को ही ले आती। अब मैं कैसे अपने घर तक पहुंच पाऊंगी? काश कि मेरे पास नोटों की गड्डी होती और कुछ खाना होता। उसके इतना कहते ही नोटों की गड्डी और खाने की थाली उसके सामने प्रकट हो जाती है। अरे ये पैसे और खाना कैसे आया? तभी वो जिस पेड़ के नीचे बैठी थी उसमें से आवाज आती है, बेटी, ये खाना और नोटों की गड्डी मैंने तुम्हें दी है। पर ये कैसे संभव है? भला ये पेड़ रोटी और खाना कैसे दे सकता है? बेटी, मैं एक जादुई पेड़ हूँ और मैं किसी की भी कोई भी इच्छा पूरी कर सकता हूँ। तुमने अभी खाने की और नोटों की गड्डी की इच्छा जताई थी, इसलिए मैंने तुम्हें ये सब दिया। लेकिन तुम इस जंगल में क्या कर रही हो? तब पूर्वी ने अपनी दुख भरी दास्तान उस पेड़ को बताई। बेटी, तुम मेरे तने से चकला बेलन बना लेना। मेरे तने से बना हुआ चकला बेलन भी जादुई ही होगा। उस पर अपने आप ही रोटियां बनने लगेंगी। तुम्हें उस चकला बेलन के सामने अपनी इच्छा बतानी है और फिर जो भी तुम्हें चाहिए वो तुम्हें दे देगा। पेड़ की बात सुनकर पूर्वी बहुत खुश हुई। उसने पहले पेट भरकर खाना खाया और फिर उस पेड़ ने उसे अपना तना दिया। उसे देखकर पूर्वी सोचने लगी, ऐसा करती हूँ, इस तने को लेकर अभी अपनी माँ के घर चली जाती हूँ। वहीं कुछ दिन रहकर इससे चकला बेलन भी बनवा लूंगी और वापस आकर सासू माँ से कह दूंगी कि मैंने खाना बनाना सीख लिया है। दोपहर बाद पूर्वी अपने मायके पहुंच गई और वहां उसने अपनी माँ आशा को सारी बात बताई। पूर्वी बेटा, तू कल ही इससे चकला बेलन बनवा लेना। इसका कुछ दिन हम भी इस्तेमाल कर लेंगे। हाँ माँ, इसके इस्तेमाल से तुम्हारी भी गरीबी दूर हो जाएगी। उस रात सभी खाना खाकर सो गए। दूसरे दिन पूर्वी ने उस जादुई तने से एक चकला बेलन बनवा लिया। माँ, मैंने जादुई चकला बेलन बनवा लिया है। क्यों ना हम इनसे अब कुछ मांग कर देखें? हे जादुई चकला बेलन, मेरे माता पिता बहुत गरीब हैं। काश इनके पास अच्छे पैसे होते तो इनकी गरीबी दूर हो जाती। पूर्वी के इतना बोलते ही वो जादुई चकला बेलन अपने आप चलने लग जाता है और देखते ही देखते उस जादुई चकला बेलन से काफी सारे पैसे और सोने के गहने निकलकर बाहर आ गए। हे राम, इतने सारे सोने के गहने और पैसे! बाप रे, मैं कहीं सपना तो नहीं देख रही। अब देखना माँ बाबा, मैं हर रोज आपके लिए चकला बेलन से पैसे मांगूंगी। बेटी, अब तेरी वजह से हमारी गरीबी दूर हो जाएगी। पूर्वी जब तक अपने मायके में थी वो हर रोज जादुई चकला बेलन से पैसे मांगती और वो चकला बेलन उसे रोज ढेरों पैसे देता। वो सारा धन पूर्वी अपने माता पिता को दे देती है। इससे कुछ ही दिनों में वो लोग काफी अमीर बन गए और एक दिन, माँ बाबा, मुझे यहाँ आए हुए काफी समय हो गया। अब मुझे अपने ससुराल जाना होगा। ठीक है बिटिया, लेकिन वहां तू अपना और इस जादुई चकला बेलना का ख्याल रखना। पूर्वी के माँ बाप ने उसे काफी सारे कपड़े, सामान और गहने देकर विदा किया। अपने साथ सारा सामान लेकर पूर्वी अपने ससुराल पहुंची।
आ गई महारानी। इतने दिनों से अपने मायके में पड़ी हुई थी। अच्छे से खाना बनाना सिखाया तेरी माँ ने या नहीं? आप चिंता मत करिए माँ जी, अब मैं सब काम अच्छे से सीख गई हूँ। मैं अच्छी सब्जी और जो रोटी बनाना भी सीख के आई हूँ। ठीक है। अब इस थैले में क्या है? जी वो माँ बाबा ने आपके लिए कुछ कपड़े और सामान भेजा है। सुषमा वो कपड़े और गहने देखकर चौंक गई। इतने महंगे कपड़े और गहने? तुम्हारे उन गरीब माँ बाप के पास इतना महंगा सामान खरीदने के लिए पैसे कहाँ से आए? तभी सुषमा की नजर थैले में रखे चकला बेलन पर गई। चकला बेलन? ससुराल का चकला बेलन पसंद नहीं आया क्या, जो मायके से उठाकर इसे भी ले आई हैं? माँ जी, मैंने इसी चकला बेलन पर गोल रोटियां बनानी सीखी हैं, इसलिए इसे अपने साथ ही ले आई। अच्छा चल ठीक है, अब इसे रख दे और जल्दी से खाना बना, मुझे बहुत भूख लगी है। हाँ, सफर से इतना थक कर आई हूँ, अब मुझसे खाना नहीं बनाया जाएगा। ऐसा करती हूँ, आज चकला बेलन से ही खाना मांग लेती हूँ। पूर्वी किचन में जाती है और चकला बेलन को अपने सामने रखकर कहती है, काश मेरे सामने ढेर सारा स्वादिष्ट खाना आ जाए। पूर्वी के ये सोचते ही उसके सामने ढेर सारा स्वादिष्ट खाना आ जाता है। ये देखकर पूर्वी बहुत खुश हुई। वो जल्दी से सुषमा के पास गई। माँ जी, चलिए खाना तैयार है, आप चलकर खाना खा लीजिए। इतनी जल्दी खाना? अरे खिचड़ी या दलिया ही बना दिया क्या? आप खुद ही चलकर देख लीजिए। सुषमा रसोई घर में जाती है तो वहां ढेर सारे पकवान देखकर पूर्वी से कहती है, इतनी जल्दी इतना सारा खाना? तूने कैसे बना लिया? अरे अपनी माँ के घर से खाना बनाना सीख कर आई है या कोई जादू टोना? माँ जी, मैंने खाना बनाना सीख लिया है, अब मैं जल्दी जल्दी खाना बना लेती हूँ। सुषमा को अपनी आंखों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन उस दिन उसने भरपेट खाना खाया और फिर पूर्वी से बोली, बहू खाना तो तूने बहुत ही अच्छा बनाया है। चलो, घर से निकालने का कुछ फायदा तो हुआ कि तूने अच्छा खाना बनाना सीख लिया। फायदे तो मुझे बहुत हुए सासू माँ। इस तरह पूर्वी अपने जादुई चकला बेलन से जब भी खाना मांगती, उसके सामने झट से खाना बनकर आ जाता। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए और फिर एक दिन प्रवेश वापस अपने गांव आया। क्या बात है जी, जब से आप आए हैं दुखी लग रहे हैं। क्या बताऊं पूर्वी, शहर से आते वक्त सोचा था कि तुम्हारे और माँ के लिए कुछ कपड़े और कुछ सामान ले लूंगा, लेकिन सच कहूं तो जो भी मजदूरी मुझे मिलती है उसमें तो मेरा किराया, खाने पीने का खर्चा, साथ में तुम लोगों के लिए जो खर्चा भेजता हूँ वही निकल पाता है। उसके बाद तो बचत के नाम पर कुछ भी नहीं बचता। आप परेशान मत होइए जी, अब हमें पैसों की कोई परेशानी नहीं होगी और अब से आपको मजदूरी करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ये तुम कैसी बातें कर रही हो पूर्वी? अगर शहर जाकर मजदूरी नहीं करूंगा तो तुम्हारा और माँ का गुजारा कैसे चलेगा, घर खर्च कैसे चलेगा? पूर्वी ने प्रवेश को जादुई चकला बेलन की सब बात बता दी, साथ ही उसको ढेर सारे पैसे भी निकाल कर दिए। और ये सब करते हुए उसकी सास सुषमा ने उसको देख लिया। ओह, तो ये राज है इस जादुई चकला बेलन का। इसके इस्तेमाल से ही पूर्वी इतना बढ़िया खाना बना रही थी, साथ ही ये तो ढेरों पैसे भी देता है। मुझे जल्द ही इस जादुई चकला बेलन को चुराना होगा। रात को मौका मिलते ही सुषमा वो जादुई चकला बेलन चुराने जाती है तो बेलन अपने आप हवा में उड़ते हुए सुषमा की पिटाई करने लगता है। तभी सुषमा जोर जोर से दर्द के मारे चीखने लगी, अरे कोई मुझे बचाओ, नहीं तो आज तो ये बेलन मेरी जान लेकर ही छोड़ेगा। तभी वहां प्रवेश और पूर्वी भी आ गए। ये नजारा देख पूर्वी ने अपने मन में कहा, हे बेलन, माँ जी की और अच्छे से धुनाई कर। बस फिर क्या था, सुषमा की अच्छे से धुनाई होने लगी और पिटते पिटते सुषमा बेहोश हो गई। पूर्वी, जल्दी से इस बेलन को रोको, नहीं तो आज माँ मर जाएगी। फिर पूर्वी ने अपने मन में कहा, हे बेलन रुक जा। प्रवेश और पूर्वी ने सुषमा की मरहम पट्टी की। इस हादसे के बाद सुषमा को सबक मिल चुका था, साथ ही उसने कसम खाई कि वो चकला बेलन को कभी हाथ नहीं लगाएगी। विक्रम और सहदेव दोनों सगे भाई थे। विक्रम बहुत ही मक्कार और लालची स्वभाव का था, जबकि सहदेव विनम्र और सीधे स्वभाव का था। एक दिन विक्रम की पत्नी सरला गुस्से में बोली, मुझे समझ नहीं आता बापूजी, पूरे घर में अपनी खांसी से बीमारी फैलाते रहते हो। तुम्हारी वजह से पूरे घर में बीमारी छाई रहती है। भाभी, तुम बापू से इतनी नफरत क्यों करती हो? इस तरह से कोई दुत्कारता है क्या? बापू की उम्र का तो लिहाज करो भाभी। सुनते हो जी, इस सहदेव की भी लगता है जुबान निकल रही है, थोड़ी खींचनी पड़ेगी। अपनी भाभी से जुबान लड़ाता है, आज तेरी खाल खींच लूंगा। विक्रम छोड़ दे इसे, छोटा भाई है तेरा, मत मार, कुछ तो रहम कर। ये तो बस मेरी परवाह कर रहा था,
इसीलिए इसने बोला इस बात की इतनी बड़ी सजा मत दे। समझा दो इसे। आज के बाद इसने सरला को अगर कुछ कहा तो इसे जान से मार दूंगा। अपनी जुबान को मुंह के अंदर बंद करके रखे। विक्रम अपनी पत्नी सरला के साथ मिलकर अपने भाई और पिता पर बहुत जुल्म करता था। इसलिए एक दिन सहदेव अपने पिता से बोला, बापू, अब हम यहाँ नहीं रहेंगे, हम कहीं और जाकर रहेंगे। भैया भाभी आपको बहुत तंग करते हैं और ये मैं नहीं देख सकता। तू बापू को लेकर जा तो रहा है, पर इतना जान ले, मैं तुझे एक फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगा अगर तुम दोनों पलट कर वापस आए तो। मुझे आप दोनों से कुछ भी नहीं चाहिए, बस माँ की निशानी, ये आटा छलनी मुझे दे दीजिए। मैं इसे माँ का आशीर्वाद समझकर अपने साथ रख लूंगा। ले जाने दो, ये बेकार सी टूटी हुई पुरानी आटा छलनी वैसे भी हमारे लिए बेकार है। अच्छा है ना, बला टलेगी। सारा दिन मनहूसियत छाई रहती है, जान छूटेगी। सहदेव अपने पिता को लेकर निकल पड़ता है। उसके पास न रहने का ठिकाना था, न ही खाने के लिए भोजन। चलते चलते सहदेव ने अपने पिता से कहा, पिताजी, ये जगह सही लग रही है, आप कुछ देर उस पेड़ के नीचे आराम करो, तब तक मैं घास फूस से एक झोपड़ी तैयार कर लेता हूँ। रहने का ठिकाना तो बनाना ही पड़ेगा, उसके बाद मैं काम की तलाश करूंगा। मेरे दोनों बेटों में कितना फर्क है। एक विक्रम है जिसने घर से निकाल दिया, और एक ये है जो बेचारा मुझ बूढ़े को पालने के लिए इतनी मेहनत कर रहा है। भगवान मेरे बच्चे को दुनिया की सारी खुशियां देना। बापू देखो, ये झोपड़ी तैयार हो गई, आओ चलो झोपड़ी में चलकर आराम कर लो। बापू, बापू, ये क्या हो गया भगवान? बापू आंखें क्यों नहीं खोल रहे? बापू, तुम मुझे अकेला छोड़कर क्यों चले गए? मैं इस दुनिया में अकेला क्या करूंगा? मैं जानता हूँ तुम्हें सदमे ने मारा है, तुम दुख को बर्दाश्त नहीं कर सके। सहदेव फूट फूट कर रो पड़ता है। पिता के जाने के बाद वो दुनिया में बिल्कुल अकेला हो गया था, इसलिए वो दुखी होकर वहां से चल दिया। चलते चलते सहदेव एक स्थान पर रुक गया। बहुत प्यास लगी है, पर पानी कहाँ मिलेगा? वो सामने तालाब दिखाई पड़ता है, उसी से पी लेता हूँ। अरे, माँ की निशानी आटा छलनी तालाब में गिर गई। हे भगवान, वो मेरी माँ की आखिरी निशानी थी, वो भी मुझसे छिन गई। मेरे से ये दुख और बर्दाश्त नहीं हो रहे। मैं भी इसी तालाब में कूदकर अपनी जान दे दूंगा। रुको, ऐसा मत करो, ये जीवन बहुत अनमोल है, इसका त्याग मत करो। आप कौन हैं और मुझे मरने से क्यों रोक रही हैं? मैं भला जीकर क्या करूंगा? मेरी माँ की आखिरी निशानी आटा छलनी इस तालाब में गिर गई। सहदेव तालाब की देवी को अपनी दुख भरी सारी कहानी बताता है। सहदेव, रुको, दुखी मत हो, मैं तुम्हारी आटा छलनी ढूंढ लाऊंगी। ये लो तुम्हारी आटा छलनी। पर ये मेरी माँ की आटा छलनी नहीं है। अच्छा चलो, मैं एक बार फिर तालाब के नीचे जाकर देखती हूँ। ये लो, ये रही तुम्हारी आटा छलनी। ये भी मेरी माँ की आटा छलनी नहीं है। मेरी माँ की आटा छलनी कहाँ गई? रुको, मैं एक बार और कोशिश करके देखती हूँ, अब की बार शायद मिल जाए। देखो, कहीं यही तो नहीं है? हाँ हाँ, यही मेरी माँ की निशानी है, यही है मेरी आटा छलनी। सहदेव, तुम बहुत ईमानदार हो। ये लो तुम्हारी माँ की निशानी। मैंने देखा, जब मैंने तुम्हें सोने और चांदी की आटा छलनी दी, वो तुमने नहीं ली, पर तुम चाहते तो तुम ऐसा कर सकते थे। तुम मेरे से सोने चांदी दोनों आटा छलनी ले सकते थे, पर तुम्हें सिर्फ अपनी माँ की निशानी से ही प्यार था, वही तुमने मांगी। ये देखकर मैं बहुत खुश हूँ। तुम बहुत साफ मन के हो सहदेव। मेरी तरफ से सोने और चांदी की ये दोनों छलनी भी उपहार स्वरूप रखो। ये जादुई छलनी है। चांदी की छलनी चांदी के सिक्के देने वाली है और सोने की छलनी सोने के सिक्के देने वाली है। तुम इस धन से अपने जीवन की नई शुरुआत करो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया तालाब की देवी। मैं इस धन से एक नया व्यापार शुरू करूंगा और माँ बाप के आशीर्वाद से उस व्यापार को चलाने के लिए खूब मेहनत करूंगा। सहदेव वापस अपने गांव आ जाता है और वहीं एक नया और बढ़िया घर रहने के लिए बनवाता है। सहदेव ने धन की सहायता से एक नया अनाज का व्यापार भी शुरू कर दिया था। सहदेव को धन का बिल्कुल भी लालच नहीं था, इसलिए वो रोजाना छलनी से सिक्के नहीं लेता था, बल्कि जब उसको धन की जरूरत होती वो तभी उन सोने चांदी की आटा छलनी से सिक्के लेता। सहदेव के अमीर और सफल व्यापारी होने की खबर उसके भाई विक्रम के कानों तक भी पहुंचती है और वो बहाने से सहदेव को मिलने आता है। सहदेव, मेरे भाई कैसे हो? मैंने सुना है तुमने अनाज का बहुत बड़ा व्यापार शुरू किया है और तुमने ये घर तो बहुत ही सुंदर बनाया है।
मैंने बापू के बारे में सुना कि बापू नहीं रहे। मुझे उनके स्वर्ग सिधारने का बहुत दुख है। सहदेव, मुझे माफ कर दो। आखिर मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूं। भैया, आपको अपनी गलती का एहसास है, इसलिए मैंने आपको माफ कर दिया। आप रोना बंद करो। मैं जानता था मेरा छोटा भाई मुझे जरूर माफ कर देगा। सरला, तुमने देखा, हमारा सहदेव बहुत अच्छा है, इसने हमें माफ कर दिया। सहदेव, मैं तुम्हारी भाभी हूँ, मैं तुम्हारी माँ समान हूँ। मुझे भी तो बताओ कि ये सब तुम्हें कैसे मिला, अगर तुम मुझे अपना मानते हो। भाभी, आप दोनों मेरे अपने हो, मैं आपको सब बताता हूँ। सहदेव सीधेपन में आकर सारी कहानी विक्रम और सरला को बता देता है। जिस बात की तह को जानने विक्रम और सरला आए थे, वो बात उन्हें पता चल चुकी थी। इसलिए घर वापस आकर विक्रम सरला से कहता है, जाकर आटा छलनी लेकर आ। ये लो, पर इसे तोड़ने क्यों लगे, इसका क्या करोगे? बस तुम देखती जाओ, इसे थोड़ी पुरानी बना रहा हूं, अब मैं अमीर बनकर ही लौटूंगा। विक्रम आटा छलनी को लेकर तालाब के पास पहुंचता है और जानबूझकर छलनी को तालाब में फेंक देता है और रोने का नाटक करता है। मेरी माँ की निशानी, मेरी आटा छलनी तालाब में गिर गई। अब मैं क्या करूं? कोई मेरी छलनी दे दो। वो मेरी माँ की आखिरी निशानी थी। क्या हुआ वत्स, तुम रो क्यों रहे हो? अब मेरी माँ की निशानी, मेरी आटा छलनी इस तालाब में गिर गई। अब मैं क्या करूं? वो मेरी माँ की आखिरी निशानी थी। रोना बंद करो, मैं तुम्हारी आटा छलनी ढूंढ कर लाती हूँ। ये लो, यही तुम्हारी आटा छलनी है ना? नहीं, ये तो पुरानी टूटी हुई आटा छलनी है। मेरी आटा छलनी ऐसी नहीं है। यह तो सहदेव का लालची बड़ा भाई दिखाई पड़ता है। जरूर सहदेव ने भोलेपन में इसे सब कुछ बता दिया होगा और ये जानबूझकर मेरे से आटा छलनी लेने के लिए आया है। इसे सबक सिखाना ही होगा। ये देखो, ये चांदी की आटा छलनी तुम्हारी है। मैं आपको बताना भूल गया, मेरी माँ की निशानी 2 आटा छलनी है, एक चांदी और एक सोने की। लालची मनुष्य, तुम्हें शर्म नहीं आती? कितने बेईमान हो तुम। मुझे सहदेव ने सब आप बीती सुना दी थी। तुमने अपने भाई और अपने पिता को घर से निकाल दिया और अब जब वह अपना जीवन सुखी सुखी व्यतीत कर रहा है तो तुम उसमें भी अड़चने पैदा करना चाहते हो। तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, तुम यहाँ से जा सकते हो। तालाब की देवी, तुम मुझे जादुई सोने चांदी की छलनी दिए बिना नहीं जा सकती। रुको, मैं तुम्हें ऐसे नहीं जाने दूंगा। बचाओ बचाओ, मैं डूब रहा हूँ। मुझे माफ कर दो तालाब की देवी, मैं झूठ बोल रहा था। मैं कभी लालच नहीं करूंगा, मुझे मरना नहीं है। तभी विक्रम को लगा कि किसी ने झटके से उसे तालाब से बाहर फेंका हो। वो इतना डर चुका था कि वापस जाकर ही उसके कदम रुकते हैं।